चलिए इधर देखो, अपना टॉपिक चल रहा है चुंबक, और चुंबक की आज 4th क्लास है। आज अपन पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब देखिए, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था चुंबकीय प्रेरण। क्या है चुंबकीय प्रेरण? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है मैंने आपको बताया था उस दिन। यानी जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के पास किसी लो पिंड को ले जाया जाता है, जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के पास लो पिंड को ले जाया जाता है तो उस दौरान उस लो पिंड में चुंबक के गुण आ जाते हैं। वो क्या है? आपका चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दोबारा समझो, जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के पास लो पिंड को ले जाया जाता है तो उस दौरान लो पिंड में चुंबकीय गुण आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण। अब देखो, ये चुंबकीय प्रेरण है और ये कौन सा है? तो अंतर है इसमें। तो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। सिद्धांत को प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है क्या? तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक था माइकल फैराडे। कौन सा वैज्ञानिक था? इसलिए हम इस सिद्धांत को बोल देते हैं माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। आया समझ में? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। इसलिए हम कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं? माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर? अब है क्या ये सिद्धांत? देखिए, उसने बोला जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में EMF पैदा हो जाता है। क्या बताया उसने? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, जैसे ये अपना ये कोई चालक है, ये चालक ले लिया, और ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र। यानी दो ध्रुव बन रहे हैं, N ध्रुव, और उसने क्या कहा? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, भाई जब यहाँ N है और यहाँ S है, चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर चलेंगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और उसके मध्य क्या है? आपका ये चालक। तो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए कि उसकी गति के कारण, जब बताओ ये घूमेगा, इस प्रकार इसमें चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं, तो बताओ चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा कि नहीं होगा? चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को हम घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा कि नहीं होगा? तो उसने कहा था कि इस चालक में क्या पैदा हो जाएगा? EMF। आ गया समझ में? इसको मैं यदि इस तरीके से समझाऊं
जैसे आपके पास में ये दो छड़ चुंबक हैं, ये दो छड़ चुंबक हैं, ये N है और ये आपकी कौन सी है S, और इन दोनों छड़ चुंबकों के बीच में जैसे ये आपका कोई चालक है, इस चालक को जब अपन घुमाएंगे इन दोनों के बीच में, जैसे ये आपकी कोई छड़ चुंबक है, इन दोनों के बीच में अपन इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन। क्योंकि जैसे मान के चलो ये N है, ये S है, चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर जा रही है, ये बीच में घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन। तो चालक में क्या पैदा हो जाएगा, EMF। बताओ आया या नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। देखो बहुत अच्छा सिद्धांत है ये। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और बहुत सारी जो मशीन है अपनी सारी, इन सभी में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं लागू होता है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यदि ये सिद्धांत आपके यहाँ समझ आ गया तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इनके सिद्धांत आपको समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आ गई होगी आपको समझ में। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार घुमाया जाता है कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो, तो उस चालक में EMF पैदा। क्लियर। अब देखो उसने दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, दो। कितने नियम दिए थे, दो। पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है कुछ नहीं। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम ये कहता है कि यानी उसमें चुंबकीय फ्लक्स का जब छेदन होगा तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा, EMF। दूसरा ये कहता है कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी चालक में पैदा हुआ EMF फ्लक्स की परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। यानी जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, उसमें EMF पैदा होगा। चलिए इधर समझते हैं। उसने क्या कहा था, पहला नियम क्या है, जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में EMF पैदा हो जाता है। ये जो इसने नियम दिया था वो तो यही हो गया भाई, जो इसने पहले इसको बताया था वो इसने यहाँ बता दिया है। यानी जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी फ्लक्स का जब छेदन किया जाता है तो चालक में EMF पैदा हो जाता है। क्लियर। दूसरा क्या कहता है, उसका दूसरा नियम क्या था, चालक में पैदा हुआ EMF, चालक में पैदा हुआ EMF फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आए दोनों नियम समझ में। यानी एक में तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो चालक में क्या हो जाएगा, EMF पैदा हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही EMF पैदा होगा। दोनों नियम समझ आए या नहीं आए, एक बार दोबारा इधर से देखो। पहला नियम क्या कहता है, जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो चालक में क्या हो जाएगा, EMF पैदा। क्लियर हो गया एक तो। दूसरा क्या कह रहा है, चालक में पैदा हुआ EMF, यानी जो EMF पैदा होगा वो किसके समानुपाती होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स का छेदन होगा उतना ही ज़्यादा EMF पैदा। क्लियर। तो देखिए E बराबर यानी E समानुपाती φ2 माइनस φ1 बटा T। आया समझ में। देखिए यानी स्टार्टिंग के समय इसमें फ्लक्स का मान 0 था, फिर 1 सेकंड में इसमें फ्लक्स का मान हो गया 10 वेबर। कितना हो गया, 10 वेबर। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, 0 से कितना हो गया 10, और समय कितना था 1 सेकंड।
आया कि नहीं आया? यानी फ्लक्स में परिवर्तन 0 था स्टार्टिंग में, जब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन किया तो कितना हो गया 10, और कितने सेकंड में हो गया 1 सेकंड में। यानी चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आइए चीज़ समझ में आपके, यानी ये तो है जब स्टार्टिंग के समय फ्लक्स था, और ये जब उसने चालक ने घूमना प्रारंभ किया और छेदन किया तब फ्लक्स हुआ। तो बताओ स्टार्टिंग के समय कम रहेगा कि नहीं रहेगा, या विशिष्ट उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व में तो थोड़ा बहुत फ्लक्स रहेगा, या फिर उसमें शून्य रहेगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, यानी या तो उसमें शून्य या फिर थोड़ा बहुत है। और जब फ्लक्स का छेदन होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लक्स का छेदन यानी जब छेदन हो रहा है उसको 2 से व्यक्त कर दिया है और स्टार्टिंग के समय को 1 से प्रदर्शित किया है, उनका अंतर बटा समय। अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाएंगे तो एक क्या लेंगे अपन, नियतांक। क्या लेंगे, नियतांक। और यहाँ नियतांक के रूप में ले लिया n। n का मतलब है चालकों की संख्या या लपेटों की संख्या। अब देखो इसको मैंने लिख दिया d∅/dt, यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन। फ्लक्स के मान में परिवर्तन को एक साथ में लिख दिया। जैसे मान के चलो 1 सेकंड में स्टार्टिंग के समय फ्लक्स 0 था, फिर कितना हो गया 10। अब इन दोनों को घटा के जो मान आएगा, उसको एक साथ में लिख दिया यहाँ पर। आया समझ में? तो ये हो गया फ्लक्स के मान में परिवर्तन, और ये हो गया समय। समय क्या है, यानी फ्लक्स 1 से वो फ्लक्स 2 से फ्लक्स 1 का जो अंतर है उसका जो समय था उसको लिख दिया अपन ने φt से, और ये हमेशा माइनस में होता है। अब देखो यहाँ माइनस क्यों होता है, यानी अपन जब अपन इसमें गणना करेंगे तो आंसर माइनस में नहीं आता है, आंसर तो वो प्लस में ही आएगा, लेकिन माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैदा हुआ जो ईएमएफ है, जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम क्या कहता है, यानी जिसके कारण पैदा हुआ उसी का क्या करता है, विरोध। जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के विपरीत होगा, ईएमएफ है जो फ्लक्स के विपरीत होगा, इसलिए यहाँ कौन सा निशान लगा है, माइनस का। लेंज का नियम क्या कहता है, इसको मैं आपको जब जनरेटर मोटर चलेंगे ना अपने, वहाँ से आप अच्छे से समझ आएगा। अभी तो आप ये समझो लेंज का नियम क्या है, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का क्या करता है वो, विरोध। और इसी के कारण यहाँ पर कौन सा निशान आया है, माइनस का। दोबारा समझो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुम्बकीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, माइकल फैराडे ने, इसलिए हम इसको किसका सिद्धांत कह सकते हैं, माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। आगे समझ में, माइकल फैराडे ने क्या सिद्धांत दिया था, उसने क्या कहा था कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो, छेदन, तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्लियर? अब उसने 2 नियम दिए थे। पहला नियम तो उसको जो परिभाषा है उसको व्यक्त कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि उस चालक में जो ईएमएफ पैदा होगा वो कितना होगा। तो पहला नियम क्या है, जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स की दर यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। तो ई समानुपाती φ2 - φ1/t, यानी फ्लक्स में परिवर्तन, स्टार्टिंग के समय फ्लक्स था और जब फ्लक्स का छेदन हुआ, चालक के द्वारा फ्लक्स का छेदन हुआ तो उसको φ2 से कर दिया, बटा समय यानी कितने समय में हुआ है। तो समानुपाती का निशान हटा के मैंने यहाँ बराबर का निशान लगाया, तो एक हम क्या लेंगे, नियतांक। तो नियतांक के रूप में हमने क्या लिया यहाँ, n। n क्या है, लपेटों की संख्या। φt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की मात्रा, और ये क्या है, समय, यानी फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका समय। बताओ आया है नहीं आया समझ। अब देखिए फैराडे ने जो नियम दिया था उसमें उसने ये कहा था
एक तो आपके पास में क्या होना चाहिए, चुंबक होना चाहिए, या फिर मैं कह दूं कि फ्लक्स होना चाहिए। भाई चुंबक होगा जब ही तो फ्लक्स होगा। दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, चालक। और तीसरा सापेक्ष गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सापेक्ष गति। देखिए अपने पास में मान के चलो ये कोई आपका चुंबक है और उसके बीच में ये आपका कोई चालक है। इनको मैं स्थिर रख देता हूँ, चुंबक है तो फ्लक्स है, इनको मैंने क्या रख दिया, स्थिर। ये तो क्या है, स्थिर। और चालक को हमने घुमाया, चालक को क्या किया, घुमाया। चालक को हमने घुमाया। अब जैसे मान के चलो मैं ये कह देता हूँ चालक 1000 आरपीएम पर घूम रहा है। कितने आरपीएम पर? और जो फ्लक्स है उसकी गति शून्य है, स्थिर है तो शून्य है। तो अब सापेक्ष गति का अंतर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस शून्य बराबर 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सापेक्ष गति कितनी हो गई, 1000। तो उस चालक में क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब यदि मैं ये कहूँ कि चालक को मैं स्थिर रख देता हूँ और फ्लक्स को घुमाऊँ, चालक को क्या रख दूँ मैं, स्थिर, और फ्लक्स को घुमाऊँ, तो बताओ जैसे चालक स्थिर हो गया, चालक की गति हो गई 0, ठीक है। और इसकी गति जैसे मान के चलो अपन ने हो गई 500। किसकी, किसकी हो गई, फ्लक्स की। फ्लक्स की गति कितनी हो गई, 500 आरपीएम, और चालक की क्या हो गई, 0। तो अब बताओ जो इसमें फ्लक्स, जो सापेक्ष गति है उसका मान कितना हो जाएगा, 500 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तब भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यानी चाहे आप फ्लक्स को घुमाओ या चालक को घुमाओ, दोनों की सापेक्ष गति में अंतर होना चाहिए। यदि सापेक्ष गति में अंतर नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। आया समझ में। ये जैसे आपके पास फ्लक्स है, ये आपका चालक है। यदि आप चाहे इसको घुमाओ, चालक को इसको घुमा रहे हैं तो भी फ्लक्स का छेदन होगा कि नहीं होगा। मैं इसको स्थिर रख दूं और इसको घुमाऊं, जब भी बताओ फ्लक्स का छेदन हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब उसने तीसरा एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं अपन, चालक की गति 1000 आरपीएम ले लेते हैं और फ्लक्स की भी कितनी ले लेते हैं, 1000 आरपीएम। तो बताओ 1000 माइनस 1000, सापेक्ष गति का अंतर क्या हुआ, 0 हुआ ना। अब यानी दोनों के मध्य सापेक्ष गति का अंतर है क्या, अंतर नहीं है ना, क्योंकि ये भी 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, चालक भी 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, तो इनकी दोनों की सापेक्ष गति में कोई अंतर नहीं है। तो क्या चालक में ईएमएफ पैदा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। आ गया समझ में। कहने का मतलब ये है, या आप चालक को घुमाओ या फिर आप फ्लक्स को घुमाओ, किसी एक को घुमाओ तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा, या फिर आप दोनों को ही घुमा रहे हो तो दोनों की गति में अंतर होना चाहिए। दोनों की गति में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तो ईएमएफ पैदा होगा। यदि अंतर नहीं है तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यदि फ्लक्स और चालक की सापेक्ष गति का अंतर 0 है तो पैदा होने वाला ईएमएफ का मान क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यदि अंतर नहीं है, कहने का मतलब ये भी 1000 आरपीएम पर घूम रहा है चालक, फ्लक्स भी 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, तो बताओ फ्लक्स का छेदन कहाँ हुआ। जैसे मैं ये कहूँ ये 1000 आरपीएम पर घूम रहा है और ये भी 1000 आरपीएम पर साथ साथ घूम रहा है, दोनों की गति साथ साथ है, तो कहाँ फ्लक्स का छेदन हो रहा है, हो रहा है क्या। यानी दोनों की गति साथ साथ है, 1000 आरपीएम पर घूम रहे। यदि इसको 500 पर घुमाऊंगा, ये 1000 पर घूमेगा, कहीं ना कहीं 500 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो फ्लक्स यानी छेदन होगा, तो चालक में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। बताओ आया या नहीं आया समझ, आ गया समझ में। तो पैदा होने वाला ईएमएफ किस किस पर निर्भर है, फ्लक्स होना चाहिए, चालक होना चाहिए, और फ्लक्स और चालक दोनों की सापेक्ष गति में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यदि अंतर का मान 0 है, सापेक्ष गति का मान 0 है, तो पैदा होने वाला ईएमएफ का मान भी 0 होगा। अब देखो, अब इसने कहा था कि पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये 1000 पर घूम रहा है, ये 0 पर घूम रहा है, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, सापेक्ष गति का अंतर कितना, 1000 है कि नहीं है।
यानी ये 1000 पर, ये 0 पर, 1000 का अंतर हो गया, तो EMF ज़्यादा पैदा होगा। यदि ये 1000 पर घूम रहा है और ये 500 पर घूम जाए तो सापेक्ष गति का अंतर कितना हुआ? 500। तो अब बताओ 1000 की अपेक्षा कम फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? यानी कम फ्लक्स का छेदन हुआ है तो EMF भी कम पैदा होगा। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा EMF पैदा, आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अब देखिए, उसने ये बताया कि जो EMF पैदा होता है, EMF पैदा होता है वो कौन सा EMF होता है? उसको हम कहते हैं प्रेरित EMF। कौन सा EMF कहते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के कारण पैदा हुआ EMF कौन सा EMF होता है? प्रेरित EMF, इंड्यूस EMF। क्लियर? कौन सा EMF है ये? प्रेरित EMF। अब देखो EMF है, EMF का मतलब एक फोर्स है, बल है, बल है। ये बल क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने का। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या कहलाता है? धारा। तो अब ये EMF है तो धारा को प्रवाहित करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी उससे हम कहेंगे प्रेरित धारा। कौन सी धारा कहते हैं? तो बताओ जनरेटर में पैदा होने वाला EMF किस प्रकार का EMF होता है? प्रेरित EMF। और उसके कारण पैदा होने वाली धारा कौन सी होती है? प्रेरित धारा। बताओ आया या नहीं आया समझ? हाँ भाई, अरे बोलो तो सही। यानी जब फ्लक्स का छेदन होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जब किसी चालक को घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, उसके कारण पैदा हुआ EMF कौन सा EMF होगा? प्रेरित EMF। और उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी होगी? प्रेरित धारा। बताओ आया या नहीं आया इसमें? आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, अब जो प्रेरित EMF है, प्रेरित EMF ये दो प्रकार से पैदा होता है, दो प्रकार से पैदा होता है। कैसे कैसे पैदा होता है देखिए, एक तो होता है आपका गतिजन्य EMF, गतिजन्य EMF, और दूसरा होता है आपका स्थितिजन्य EMF। तो प्रेरित EMF दो प्रकार से पैदा होता है, गतिजन्य EMF और स्थितिजन्य EMF। हाँ, नींद आ रही है? चलिए, तो प्रेरित EMF दो प्रकार से पैदा होता है, जिसको एक को हम बोलते हैं गतिजन्य EMF और दूसरे को बोलते हैं स्थितिजन्य EMF। देखिए, गतिजन्य EMF का मतलब है चालक की गति के कारण पैदा हुआ EMF। चालक की गति के कारण पैदा हुआ EMF कौन सा EMF है? गतिजन्य EMF। तो हमारे अल्टरनेटर है, या फिर हम कहें हमारा जो जनरेटर है, DC जनरेटर, इनमें जो EMF पैदा होता है ये कौन सा EMF होता है? गतिजन्य EMF। गतिजन्य EMF मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका N है, ये आपका S है, ये आपका चालक घूम रहा है। तो ये जैसे आपका चालक है, कंडक्टर है, तो ये जब घूमेगा फ्लक्स का छेदन होगा, चालक में क्या हो जाएगा? EMF। तो यानी ये गति कर रहा है तभी तो EMF पैदा हुआ। अब गति फ्लक्स कर सकता है या चालक कर सकता है? कोई एक कर सकता है, ठीक है ना? तो किसी एक की गति के कारण जो EMF पैदा हो रहा है वो हमारा कौन सा EMF है? आया नहीं आया समझ में? या तो हम फ्लक्स को घुमाएं या फिर हम चालक को घुमाएं, दोनों में से किसी एक की गति कराएं और उसकी गति के कारण जो EMF पैदा होता है वो कौन सा EMF है? आगे गतिजन्य EMF समझ में? दूसरा है आपका स्थितिजन्य EMF। देखिए, जैसे ये आपका कोई ट्रांसफार्मर की कोर है और उसके ऊपर ये अपन ने बाइंडिंग लपेट रखी है।
ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो स्थितिजन्य ईएमएफ है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ट्रांसफॉर्मर समझा रहा हूँ। यहाँ अपन ने कौन सी धारा प्रवाहित की ट्रांसफॉर्मर में? एसी धारा। एसी धारा है। एसी धारा का स्वभाव कैसा होता है? प्रत्यावर्ती स्वभाव होता है, यानी उसका मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, कम ज़्यादा लगातार होता रहता है। तो बताओ, जब धारा प्रत्यावर्ती स्वभाव की है तो उसमें बनने वाला फ्लक्स भी कैसे स्वभाव का बनेगा? प्रत्यावर्ती स्वभाव का बनेगा कि नहीं बनेगा? जब धारा कम ज़्यादा हो रही है तो फ्लक्स का मान भी तो ऐसे कम ज़्यादा होगा, लगातार होगा कि नहीं होगा? और ये आपका बीच में जो कोर है ये क्या है? आपका चालक है। ये क्या है? आपका चालक। ये बीच में क्या है? आपका चालक। अब देखिए, अब यहाँ पर फ्लक्स का मान लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो फ्लक्स के जो फ्लक्स है उसमें कहीं ना कहीं गति हो रही कि नहीं हो रही है? गति हो रही कि नहीं हो रही है? जरूरी नहीं है गति का मतलब घूमना ही होता है। गति का मतलब घूमना नहीं है, गति का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ गति का मतलब है परिवर्तन। अब देखो, इसमें परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? प्रत्यावर्ती धारा के कारण कम ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही है? तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और चालक क्या है यहाँ पर? स्थिर। चालक क्या है यहाँ पर? स्थिर। फ्लक्स गतिमान है, चालक स्थिर है, तो बताओ फ्लक्स का छेदन होगा कि नहीं होगा? अरे फ्लक्स का छेदन होगा कि नहीं होगा? और फ्लक्स का छेदन होगा तो इस चालक में क्या हो जाएगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और इस ईएमएफ को कौन सा ईएमएफ बोलेंगे अपन? स्थितिजन्य ईएमएफ। आया नहीं आया समझ में? दोबारा दोनों को ही समझो। गतिजन्य ईएमएफ क्या है? नाम से पता लग रहा है। देखो, पहले आप नाम से समझो। गति के कारण, गति के कारण यानी दोनों में से किसी एक की गति होनी चाहिए। गति के कारण पैदा हुआ ईएमएफ कौन सा ईएमएफ है? और चालक की स्थिति के कारण पैदा हुआ ईएमएफ कौन सा ईएमएफ है? एक तो हो गया ये। दूसरा देखिए, विद एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया, यानी जब चुंबक है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स हुआ। चुंबकीय फ्लक्स के बीच में क्या है? आपका चालक। क्या है? चालक। अब या तो मैं फ्लक्स को घुमाऊं या चालक को घुमाऊं, किसी एक को घुमा दूंगा तो चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चालक में क्या हो जाएगा? ईएमएफ पैदा। याद रखना, ईएमएफ जो पैदा होगा वो चालक में ही होगा। आप घुमा किसी को भी लो, चाहे आप फ्लक्स को घुमाओ या चालक को घुमाओ, ईएमएफ किस में पैदा होगा? चालक में। क्लियर? तो चालक में ईएमएफ, अब ये गति के कारण पैदा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ईएमएफ है? क्लियर? तो अल्टरनेटर और जनरेटर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो कौन सा ईएमएफ होता है? गतिजन्य ईएमएफ। ठीक है। स्थितिजन्य ईएमएफ यानी चालक की स्थिति के कारण पैदा हुआ ईएमएफ। ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो कौन सा ईएमएफ होता है? स्थितिजन्य ईएमएफ। स्थितिजन्य ईएमएफ क्या है? जैसे अपन ने ये बाइंडिंग लपेट रखी है कोर के ऊपर, तो कोर तो क्या हो गई? आपकी चालक। और इसमें अपन ने बाइंडिंग लपेट रखी, जैसे अपन इसमें धारा देंगे तो ये चुंबक बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि ऑरस्टेड ने क्या कहा? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो जब इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा कि नहीं होगा? और चुंबकीय क्षेत्र ही तो फ्लक्स है। अरे एक नहीं है, उसके अंदर बल रेखाएं होती हैं और कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स। अब इसमें फ्लक्स पैदा हो गया, अभी धारा कोई सी भी हो, अब इसमें फ्लक्स पैदा हो गया। यदि इसमें डीसी देंगे तो स्थिर स्वभाव का फ्लक्स पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? और यदि हम एसी देंगे तो एसी का स्वभाव कैसा होता है? परिवर्तित, यानी प्रत्यावर्ती बोल सकते हैं हम उसको, जिसके मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। होता है कि नहीं होता है? एसी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ही तो चलती है। इसका मान अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम। जब इसका मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो बताओ इसमें जो फ्लक्स बनेगा उसका मान भी कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? कम ज़्यादा हो रहा है। अरे हो रहा है ना। फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, चालक क्या है यहाँ पर? स्थिर है।
चालक क्या है, स्थिर, और फ्लक्स का मान कम ज्यादा हो रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है। तो बताओ चालक के द्वारा फ्लक्स का छेदन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जैसे आपका कोई चालक है, इसको मैं स्थिर रखूं और ये आपकी कोई चुंबक है, इसको मैं लगातार इस तरीके से मूव कराऊं, इस तरीके से मूव कराऊं इस चालक को, वो चुंबक को, ये चालक है, इसको ऐसे ही रहने दूं और चुंबक को मैं इस तरीके से मूव कराऊं, तो इस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी चालक चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा कि नहीं करेगा। तो वो कौन सा ईएमएफ है, स्थितिजन्य ईएमएफ। तो ट्रांसफॉर्मर में पैदा होने वाला ईएमएफ कौन सा है, और अल्टरनेटर, डायनामो या डीसी जनरेटर में पैदा होने वाला ईएमएफ कौन सा है, गतिजन्य ईएमएफ। गतिजन्य ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण होता है E बराबर VLV साइन थीटा। गतिजन्य ईएमएफ का समीकरण क्या है, VLV साइन थीटा। B का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, V क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है, B का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L का मतलब क्या है, चालक की लंबाई, और B का मतलब क्या है, चालक का वेग, और साइन थीटा का मतलब है चालक की गति दिशा तथा फ्लक्स की दिशा के बीच बना कोण। चालक की गति दिशा तथा फ्लक्स की दिशा के मध्य बना कोण क्या है, साइन थीटा। तो बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। गतिजन्य ईएमएफ का समीकरण क्या है, VLV साइन थीटा। V का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L का मतलब चालक की लंबाई, B का मतलब चालक का वेग, और साइन थीटा का मतलब है चालक की गति दिशा तथा फ्लक्स की दिशा के बीच बना कोण। स्थितिजन्य ईएमएफ का समीकरण वही है -N d∅/dt। मैं आपको बता चुका हूँ, N का मतलब क्या है, लपेटों की संख्या, जिसको हम चालकों की संख्या बोल सकते हैं। d∅ का मतलब क्या है, फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन, फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन, और dt का मतलब क्या है, समय, यानी फ्लक्स की मात्रा में होने वाला परिवर्तन में लगा समय। -N क्यों आया है, क्योंकि पैदा होने वाला ईएमएफ फ्लक्स के विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत, यानी फ्लक्स के कारण ही तो ईएमएफ पैदा हो रहा है। लेंज का नियम है, लेंज का नियम मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ आप थोड़ा सा इतना समझना। लेंज का नियम क्या कहता है, जिसके कारण पैदा होता है उसी का क्या करता है, विरोध। अब जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो फ्लक्स के कारण ही तो हो रहा है, यदि फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा होगा क्या, यानी फ्लक्स के कारण ही पैदा हुआ है, और फ्लक्स का क्या करता है, ये विरोध करता है। इसलिए यहाँ निशान किसका आता है, अपन माइनस का। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि -100 वोल्टेज आएंगे या -90 वोल्टेज, आंसर में वोल्टेज जो आएंगे वो प्लस के ही आएंगे, माइनस के नहीं आते हैं, वोल्टेज माइनस में नहीं होते हैं कभी। ठीक है, सिर्फ ये आपको यहाँ समझना है माइनस का निशान क्यों है, बस। कैलकुलेशन में आपको माइनस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कैलकुलेशन अपन पूरे n के तरीके से ही करेंगे, माइनस का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। आया या नहीं आया समझ में। एक बार मोटा मोटा सा पूरा देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैं आपको चुंबक में दो प्रेरण बता चुका हूँ, एक तो है चुंबकीय प्रेरण और एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के आसपास यदि हम लो पिंड को रखते हैं तो उस दौरान उस लो पिंड में चुंबकत्व के गुण आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, माइकल फैराडे ने, इसलिए हम कह देते हैं माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर, क्या है उसका सिद्धांत, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो, छेदन हो, तो उस चालक में क्या हो जाएगा, याद रखना ईएमएफ हमेशा किस में पैदा होगा, चालक में।
अब माइकल फैराडे के कितने नियम थे? 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माइकल फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2। पहला नियम तो उसको परिभाषा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जब किसी चालक द्वारा फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो चालक में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। दूसरा वो कह रहा है, यानी जितना हम परिवर्तन करेंगे पैदा होने वाला ईएमएफ भी उतना ही होगा। तो क्या है? चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स का मान में परिवर्तन होगा उतना ही फ्लक्स वो ईएमएफ में होगा। यदि फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा हुआ तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, फ्लक्स में परिवर्तन कम हुआ तो ईएमएफ भी कम होगा। क्लियर? पैदा होने वाला जो ईएमएफ है वो कौन सा ईएमएफ होता है? प्रेरित ईएमएफ। उसके कारण जो धारा पैदा होती है वो कौन सी धारा है? प्रेरित। बताओ, क्लियर हुआ? प्रेरित ईएमएफ 2 प्रकार से पैदा होता है, एक होता है गतिजन ईएमएफ और दूसरा होता है स्थितिजन ईएमएफ। गतिजन ईएमएफ का मतलब है चालक की गति के कारण पैदा हुआ ईएमएफ। अब देखो, मैंने आपको बताया था गति के कारण, अब गति फ्लक्स में करो या चालक में, दोनों की सापेक्ष गति में अंतर होना चाहिए, तो चालक में क्या हो जाएगा? ईएमएफ पैदा। समीकरण क्या है? E बराबर बी एल वी साइन थीटा। बी का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एल का मतलब है चालक की लंबाई, बी का मतलब क्या है? चालक का वेग, और साइन थीटा का मतलब है चालक की गति दिशा तथा फ्लक्स की दिशा के मध्य बना कोण। स्थितिजन ईएमएफ यानी चालक की स्थिति के कारण पैदा हुआ ईएमएफ कौन सा ईएमएफ है? स्थितिजन ईएमएफ। समीकरण क्या है? E बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। क्या है? माइनस एन डी फाई बटा डी टी। एन का मतलब क्या है? लपेटों की। डी फाई का मतलब क्या है? फ्लक्स के मान में परिवर्तन, फ्लक्स के मान में परिवर्तन, और डी टी का मतलब है समय, फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें लगा समय। बताओ, क्लियर हुआ है? हाँ भाई, कोई दिक्कत? बंद कर दो।